एटॉमिक रेडियस अगर सिंपली बताएं तो बेटा एटॉमिक रेडियस हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और ये जो है वो शेल है जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से, ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। वैलेंस शेल मैंने आपको बताया, कौन सी शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है? जिस शेल के बाद शेल तो होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। ये लास्ट वाली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद शेल है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिमाग तो है इतना बड़ा, बस ये वो वाली जगह है जहां तक दिमाग है, उसके बाद खाली वाला पोर्शन, उसकी बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसे एटॉमिक रेडियस आर कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली कैसे समझें, कैसे बताएं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, टू दी वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। लेकिन एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व करता है, जब किसी शेल में रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसकी याद है आपको कैसे रिवॉल्व करता है? उसकी मोशन सर्कुलर होती है या वेव के जैसी उसकी मोशन होती है? कैसे ट्रेवल करता है बेटा? किसी शेल में लाइक अ वेव, जोर से बोलो, लाइक अ वेव रिवॉल्व करता है, ठीक है, वेव की तरह चलता है। तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियस है इसे फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर है कभी नीचे, ऐसे वेव टाइप नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन अब समझिए प्रोबेबल डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये प्रोबेबल डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई एंड वैलेंस शेल का एक प्रोबेबल अप्रॉक्स डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? यहाँ पर हम 3 टाइप की एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, तो नीचे हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। Types of atomic radius. Types of atomic radius. Atomic radius के types. Atomic radius को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड कितने बच्चे जानते हैं? आगे आ जाओ, आगे शाबाश, कम है आपसे क्या है? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बच्चे जानते हैं? व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड? A bond which is formed by the, बोलो आगे, sharing of electron। सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? अब बॉन्ड जो नहीं जानता लिख ले साइड में, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख ले भाई बच्चे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, a bond which is formed, साइड में लिख रहे हैं, लिख लीजिए, a bond which is formed by the sharing of electron। ठीक है, जिसको आता है वो ना लिखे, जिसको नहीं आता वो लिख ले। तो यहाँ पर बात हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। किसकी बात हो रही है बच्चे? कौन से बॉन्ड बनने की बात हो रही है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच में। ये एक एटम, ये उस एटम का न्यूक्लियस, दूसरा एटम उसी के जैसा
उस दूसरे एटम का न्यूक्लियस। और ये बोर्ड जब बना करता था 9th 10th में आपको सिखाया था, ऐसे करके बताते थे टीचर, इलेक्ट्रॉनों को ऐसे एक कॉमन से रीजन में दिखाया करते थे, ठीक है। ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये दोनों एटम सेम साइज के हैं, ए है, ये भी दूसरा ए, ठीक है। तो भाई ये जो एटम है इनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में से मैंने एक एक्सिस पास की है। ये ब्रोकन लाइन क्या बता रही है? ये एक एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एटम, इसे मैं कहूंगा न्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहूंगा इसको? न्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे दूसरे में न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है, इन दोनों न्यूक्लियर एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियर एक्सिस के बीच का। इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह देता हूं इसको। इसे क्या कह देता हूं बीच वाला डिस्टेंस को? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये किन एटम के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स। ये पूरा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आई बात समझ में? ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इसका कर लीजिए आधा कर दिया, इसका मैंने हाफ कर दिया बच्चों, बीच में से लाइन पास कर। ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, इसे कहा जाता है कोवैलेंट रेडियस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कोवैलेंट रेडियस, RCOV से शॉर्ट में लिखा जाता है। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई क्या बच्चों? डेफिनेशन लिख दीजिए, पहले बना ले ध्यान से, फिर डेफिनेशन लिखवा दीजिए। इट इज half of the, it is half of the internuclear distance, it is half of the internuclear, it is HALF, half of the, ये लिखना है पूरा सेंटेंस, internuclear distance between two covalently bonded atoms. It is half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms. आगे क्या बात समझ में? डेफिनेशन कितने बच्चे समझ गए? जल्दी से हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 जोर से। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के आधे को कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। क्या बात समझ में आ गई? जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप के बारे में जानते हो आप? कौन बच्चा बताएगा ग्रुप क्या होता है? क्लास में बड़ी ग्रुपिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है कि कई सारे बच्चों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं, 4-5 बच्चे एक जैसे, 4-5 बच्चे एक जैसे, 10-12 एक जगह इकट्ठे हो गए, ग्रुपिंग, ग्रुप। तो ग्रुप तो समझ में स्टार्टिंग में बता रखा है, ये जो इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उसे कहा जाता है ग्रुप, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप लिखा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जैसे जैसे नीचे को जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा?
साइज बड़ा होता जाएगा। तो भाई ये रेडियस ही तो है, इसका मतलब क्या हुआ, साइज इज द रेडियस। तो भाई जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है कोवेलेंट रेडियस पर, इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस, अगर उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो ठीक है। अब इनमें तो भाई कोवेलेंट नहीं बनते, मैं कोवेलेंट वाला ग्रुप लिख देता हूं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। इनमें अगर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो इनका साइज डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, कोवेलेंट रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीजेस। साइज बढ़ने की बात तो हम किसी भी एटम के लिए कह सकते हैं बच्चों। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, आ गया समझ में। अगर बात की जाए बच्चों पीरियड की, पीरियड जानते हो आप क्या होता है पीरियड, बस चुप बैठे मुंह बंद किए। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज पीरियड। ये बात जब पीरियड में हम मूव करते हैं तो जनरली क्या होता है, जनरली आर कोवेलेंट डिक्रीजेस। इस तरफ को मूव करने पर आर कोवेलेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती जाती है, डिक्रीजेस अप टू 17 ग्रुप। कौन से ग्रुप तक की बात है ये, अप टू 17 ग्रुप। अच्छा 18 ग्रुप की बात क्यों नहीं की मैंने, अरे 18 ग्रुप वाले कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो तो इनर्ट गैस है ना, बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं किसी के साथ में, इसलिए 17 ग्रुप तक की बात की है। तो जनरली क्या होता है बेटा, थोड़ा बहुत कहीं पर चेंज मिल सकता है, जनरली आर कोवेलेंट अप टू 17 ग्रुप डिक्रीजेस। बोलो बच्चों। तो बेटा 17 मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये पूरे पीरियड के बहुत सारे ग्रुप है ना इस तरह से। तो भाई पीरियड में जाने पर 17 ग्रुप तक ये क्या होती है, डिक्रीज होती है जनरली विद सम एक्सेप्शन। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या बात मेरी आपको। आपसे कहा जाता है, आपके पास है F2, आपके पास है Cl2, आपके पास है Br2, आपके पास है I2। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू, arrange them according to increasing covalent radius। increasing covalent radius, तो ये मैंने पीरियड लिखा है ग्रुप लिखा, पहले तो ये बताओ, ये मैंने पीरियड लिखा है ग्रुप लिखा है, पीरियड लिखा है, ये क्या लिखा मैंने, ग्रुप लिखा बेटा, ये ग्रुप। और ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक रेडियस यानी कोवेलेंट रेडियस क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है। समझ में बात आ गई तो मैं आगे चलूं, आ गया समझ में, अरे बोल दो। ओके नेक्स्ट टाइप की रेडियस पर आते हैं। तो भाई कोवेलेंट रेडियस के लिए बच्चों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना जरूरी है, वरना हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आराम से भाई, इतना गुस्सा क्यों निकाल रहा है। सेकंड पॉइंट पर वैन डर वाल रेडियस। WAA, ये स्पेलिंग बॉल की होती है, दीवार की स्पेलिंग क्या होती है, WA, हाँ ये इसकी है, इसमें WAAL वैन डर वाल, ये दीवार नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। वैन डर वाल रेडियस लिखा जाता है बेटा RVAN से। जो कमजोर फोर्स होते हैं, कैसे फोर्स होते हैं, वीक फोर्स। ये गर्दन आज तक एक बच्चे की नहीं टूटी,
कम से कम 20-25 हज़ार बच्चे पढ़ा दिए, ज़्यादा ही पढ़ा दिए। किसी बच्चे का ऐसा नहीं हुआ कि गर्दन उसे ऐसे संभालनी पड़ी हो और भाई उसने ऐसे नहीं संभाली तो टूट के नीचे गिर गई, नेवर, कभी नहीं हुआ। ठीक है, वांडर वाल रेडियस क्या होती है समझिए। जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है, उसे कहते हैं वांडर वाल फोर्स। जैसे कि मेरा और इसका फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, तो इसमें क्या कहूंगा, वांडर वाल फोर्स। क्या कहूंगा इसको? और दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं उसको? जैसे मेरा और इसके बीच में कैसा फोर्स है? नहीं, ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर पूछा जाता है, जैसा एक बार नीट में पूछा गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहेंगे इसको? तो की पॉइंट्स में लिखें, की पॉइंट्स में लिखें बेटा, सब बच्चे लाइन लगाने साइड में। क्या होगा? मुझे क्या होगा? सब ठीक है ना? अच्छा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन से फोर्स है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स। वीकेस्ट फोर्स का क्या नाम है? वांडर वाल फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये जब एग्जिस्टेंस में आते हैं, एग्जिस्टेंस में ये फोर्स तभी आते हैं जब आपका मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में हो। कौन सी स्टेट में हो? कौन सी स्टेट में हो? कौन सी स्टेट में? जोर से बोलो, फिर से बोलो, सॉलिड स्टेट में। अगर गैस है, लिक्विड है, तो वांडर वाल फोर्स कंसीडर नहीं किए जाते, या वांडर वाल रेडियस कंसीडर नहीं किया जाता। फोर्स तो कर सकते हैं लेकिन रेडियस कंसीडर नहीं की जाती। तो वांडर वाल रेडियस इज ओनली कंसीडर्ड इन सॉलिड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट ये लिखें इसके बारे में, वांडर वाल रेडियस की पॉइंट में लिख दे, साइड में लिख देंगे, वांडर वाल रेडियस डिफाइंड और एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में? इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस में नहीं होती। वांडर वाल फोर्स तो हो सकते हैं लिक्विड और गैस या सॉलिड में, लेकिन ये नहीं होती। रेडियस तभी डिफाइन होगी जब मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होगा बच्चों। पहले थोड़ी सी बात समझते हैं। तो पहली बात ये कि सॉलिड स्टेट में डिफाइन होगी। मैंने लिया क्लोरीन। क्या लिया मैंने? क्या लिया मैंने? क्लोरीन। जनरली कौन सी स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर? गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में होता है? किस में होता है? गैस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा, फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा, और तब क्लोरीन सॉलिड के लिए वांडर वाल रेडियस डिफाइन करूंगा। आयोडीन रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में रिदम? कौन सी स्टेट में? कौन? आयोडीन। वो पहले ही सॉलिड स्टेट में है। वो I2 II के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पहले ही बना हुआ, बता चुका हूं, बताया मैंने। तो मॉलिक्यूल में पहले एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, उसके बाद में फिर वो किस स्टेट में होना चाहिए? सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, फिर वही काम किया जा रहा है, एक बच्चे के द्वारा गर्दन पकड़ी जा रही है अपनी। ये एक एटम, ये उसका न्यूक्लियस, दूसरा एटम न्यूक्लियस, दोनों सेम एटम, जैसे आयोडीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। दूसरा मॉलिक्यूल आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस, internuclear axis, internuclear axis, internuclear axis, an axis which passes through nucleus, internuclear axis। ये सारे मॉलिक्यूल भाई छोटे बड़े से दिख रहे हैं आपको, लेकिन सेम मान के चलिए, सब सेम साइज।
इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवलेंट। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवलेंट। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, कौन बच्चा बता सकता है इसमें वेयर इज कोवलेंट रेडियस? इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लूँ? ये कोवलेंट रेडियस, इसमें भी ऐसे डिफाइन होगी हाफ, दिस इज कोवलेंट रेडियस। तो इन दोनों एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, इन दोनों एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आयोडीन ये भी आयोडीन, दोनों सेम मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन ये क्लोरीन। कोई बच्चा बताए लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है, गैस में है? कौन सी स्टेट में है ये? सॉलिड। कौन सी स्टेट की बात करो? सॉलिड स्टेट की बात करो, राइट। अब देखिए सॉलिड स्टेट में ये जो मॉलिक्यूल है, गैस स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर, लिक्विड में थोड़े पास, सॉलिड में सबसे पास। तो इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते ये मॉलिक्यूल। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इनके बीच में लगने वाले फोर्स कौन से हैं? वान डेर वाल फोर्स। कौन से फोर्स हैं? वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स बहुत वीक फोर्स होते हैं। क्या मंत्र से पढ़ रहे हो भाई साहब? क्या मंत्र पढ़ रहे हो भाई? आगे आ जाओ, आगे आगे यहाँ बस तुम भी आ गया, बैग हटाओ इनका। ये और ये एटम कैसे हैं? इनके बीच में बॉन्ड बने हुए एटम को कहते हैं बॉन्डेड एटम। क्या कहते हैं एटम्स को? बॉन्डेड एटम। इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दीज आर बॉन्डेड एटम। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? ये एटम इस एटम के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बनाता, दूर है इससे। बॉन्ड बनता जब पास आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ऐसे ये बना बॉन्ड। अब दूर में बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा मोटा अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, राइट। तो बॉन्ड बनेगा जब एटम दूसरे को टच करेंगे भाई। अब ये वाला जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन में पास तो आ सकते हो लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ये वो वाला अट्रैक्शन है, राइट। तो ये और ये कैसे एटम है? नॉन बॉन्डेड। कैसे एटम है? ये एटम और ये एटम, ये भी नॉन बॉन्डेड है। ये एटम और ये एटम भी नॉन बॉन्डेड है। ये और ये दोनों बॉन्डेड, ये और ये जो नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं। अब नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम ये और ये हुए, ये और ये नॉन बॉन्डेड है लेकिन ये नियरेस्ट नहीं है, दूर दूर है। नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम, उस डिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लेता हूँ और इस डिस्टेंस का कर देता हूँ आधा, हाफ कर देता हूँ इस डिस्टेंस का बच्चों। ये वाली जो डिस्टेंस है या ये वाली जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं R1 वॉल्स। कितने बच्चे समझ गए? पहले सुने, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। ये दोनों मॉलिक्यूल ये जो है ये जो एटम है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? एकदम जरा एक्सप्लेन करना इसको। Half of the distance between two non-bonded atoms of a कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको क्या दिख रही है? ये वाली जो डिस्टेंस है इसका क्या नाम था? आर कोवैलेंट। इसका नाम था आर कोवैलेंट, ये इसका नाम था आर कोवैलेंट। यहाँ पर डिस्टेंस में ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप भी हो गई। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली थोड़ी क्या होनी चाहिए? बड़ी। क्योंकि देखो ना इसमें तो पूरा ये यहाँ तक आ गया और फिर ये फालतू भी है।
बात समझ रहे हो क्या? पहले लिखते हैं डेफिनेशन। फिगर बना ली फिगर साथ में सब बच्चों ने। देखिए डिस्टेंस ज़्यादा क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए फोर्स वीक, फोर्स स्ट्रॉन्ग, तो पास पास आ जाएंगे, डिस्टेंस कम। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन। इट इज half of the distance between the two nearest non-bonded atoms, two nearest non-bonded atoms of a covalently bonded molecule in solid state। ये जरूर लिखना है क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही डिफाइन होगी, गैस और लिक्विड स्टेट में नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, इट इज the half of the distance between the two nearest non-bonded atoms of a covalently bonded molecules in solid state। 1 2 3 जोर से। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? और एक चीज आपको यहाँ पर ये भी पता चल गई कि बेटा जो आर वंडरवॉल्स होती है वो क्या होती है? आर कोवेलेंट से बड़ी। क्यों होती है? बिकॉज, साथ के साथ खत्म करें, बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस आर वीकर देन कोवेलेंट फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस नहीं, वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर देन, वंडरवॉल फोर्सेस वीकर देन कोवेलेंट फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर से सुन ले, आर कोवेलेंट, आर वंडरवॉल, या देखो बेटा आर वंडरवॉल इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ये लिखा हुआ है बिकॉज, फिर से रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, दिमाग कहीं चला गया था। जैसे नॉर्मली सब बच्चों का क्लास में चला जाता नहीं, जाया ही रहता है, ऐसे मेरा भी कहीं कुछ दूसरे पार्ट पे चला गया। तो क्या लिख रहे हैं? आर कोवेलेंट, आर वंडरवॉल्स इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस आर वीकर देन कोवेलेंट फोर्सेस। Should I repeat? इंक्रीज डिक्रीज होने का सेम रूल है। ये ग्रुप में क्या होगी बेटा? ग्रुप में जनरली इंक्रीजेस, और पीरियड में क्या होगी? ये पीरियड में क्या होगी बच्चे? अप टू 70। ये बड़े काम की बात बोली इस बच्चे ने, इसने याद रखा, अप टू 70। अगर इस बात को थोड़ा सा और समझें, देखो भाई ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट बताओ मुझे, हाइड्रोजन छोड़ दो, कौन सा एलिमेंट है? लिथियम। ठीक है, वो फर्स्ट में का एलिमेंट है। उसके बाद में फिर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे में 18 पे चला गया। कौन से पे पहुंच गया? 18 पे। अब मैं 18 की बात नहीं, मैं 17 की कर रहा हूँ। 17 कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ग्रुप, उस तक की बात हो रही है। जो 18 ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे बड़ा जो साइज है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट का होना चाहिए। ऐसे जा रहे हैं ना पीरियड में, तो डिक्रीज होता जा रहा है, तो सबसे पहले तो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट आएगा पीरियड में, तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और 17 वाले का साइज सबसे छोटा होगा। व्हाट अबाउट 18? 18 में जो इनर्ट गैस है ना भाई,
जब उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं और उनके बीच में वीक वांडर वाल फोर्स होते हैं, कमजोर वांडर वाल फोर्स होते हैं। तो उनके लिए सिर्फ कौन सी रेडियस डिफाइन हो सकती है? वांडर वाल रेडियस। इसलिए किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का नहीं होता, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? 18 ग्रुप एलिमेंट्स। शुड आई रिपीट द पॉइंट? Should I repeat the point? The size of 18 group element is largest in a period. The size of 18 group element is largest in the period. In a period. क्यों? क्योंकि 18 ग्रुप के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है? वान डेर वाल। और वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी है। दूसरी चीज, जो नॉन मेटल्स होती हैं जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, इनके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होगी? कोवेलेंट। तो कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है, वान डेर वाल बड़ी होती है। एक तीसरी रेडियस और है, मेटालिक रेडियस नंबर 3। इसे हटा दें। तो भाई मेटालिक रेडियस जो है ये किसके लिए डिफाइन होगी? मेटल्स के लिए। मेटल्स किस स्टेट में होती हैं? सॉलिड स्टेट में। मरकरी को छोड़ दे, बाकी सब मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में। तो तीसरी रेडियस को हम कह रहे हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस बच्चों ध्यान से, इसे क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं। क्रिस्टल रेडियस या क्रिस्टलाइन रेडियस। RMET, R मेटल। किसी मेटल के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं, ये कोई भी मेटल सोच लीजिए दिमाग में, ये इसके एटम्स हैं। उन एटम के बीच में जो फोर्स एक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं मेटालिक फोर्स। और ये एटम एक मेटल के अंदर सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से लगे होते हैं। ठीक है भाई? तो दोनों एटम में सेम साइज के बना, फिर से बनाता हूं। एक जैसे साइज के दो एटम, ये उन एटम का न्यूक्लियस है। ये एटम जो है बच्चे वो एक दूसरे को, देखो जैसे मैंने ना एक दूसरे को ऐसे टच कर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसका आधा कर दीजिए, इसे कहेंगे और मेटालिक और मेटालिक। हमारे बच्चों फटाफट से बनाइए। It is half of the definition. It is half of the. It is half of the internuclear distance. It is half of the internuclear distance between two nearest atoms or ions. It is the half of the internuclear distance between two nearest atoms or ions of a metal in its crystalline structure or crystalline lattice. Crystalline structure or crystalline lattice. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन लैटिस।
किसी मेटल के अंदर जो एटम का एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होता है, उस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट का नाम होता है लैटिस। क्या नाम होता है? ठीक है, जब आप असेंबली में हैं, असेंबली में आप एक सिस्टेमेटिक रोज में, कॉलम्स में खड़े हुए हैं, उस अरेंजमेंट का नाम होगा लैटिस। आई बात समझ में? तो लैटिस क्यों वर्ड यूज किया? इसका मतलब है कि इसके अंदर एटम आयन जो सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज है, ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो बेटा दो नियरेस्ट एटम या आयन के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को क्या कहा जाता है? मेटालिक रेडियस कहा जाता है। आगे बात समझ में? मेटालिक रेडियस में आप देख रहे हैं, तीनों फिगर जरा देख रहे हैं, कोवेलेंट में ये थोड़े से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, वांडरवाल में एक दूसरे से थोड़ा दूर थे, यहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बताइए भाई क्या ऑर्डर होना चाहिए? सबसे बड़ी कौन सी रेडियस? आर। कोवेलेंट सबसे छोटी, इसमें ओवरलैप करके क्यों? मेटालिक में टच ही कर रहे हैं एक दूसरे को, नंबर 2 पर आर मेटालिक। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? आर वांडरवाल। और इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है, मेटालिक नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई जनरली ऐसे ही पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है या कोवेलेंट है? कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये एग्जांपल आपको दिखता भी है कहां पर? डायमंड में। डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? और वो क्या होती है आपकी? हार्डेस्ट नॉन मेटल। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग बना रहे हैं आप, आयनिक रेडियस। खत्म करते हैं लोकल रेडियस वाला आज। आयनिक रेडियस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये नया पॉइंट है, वो 3 खत्म हो गए। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अरे कितने टाइप के आयन पढ़े हैं आप लोगों ने? इरमान, अरमान, कितने टाइप के पढ़े हैं? कौन कौन से? एक कैटायन, दूसरे 2 टाइप के आयन होते हैं बच्चों। एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है बच्चों? एनायन। कैटायन का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल छोड़ दें बच्चे। जो जितनी जल्दी मोबाइल छोड़ेगा, इधर उधर घूमना बंद करेगा, उसके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हो अपना। तो कैटायंस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। एनायन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। कैटायन कैसे बनते हैं और एनायन कैसे बनते हैं? कैटायन कैसे बनेगा? ये सोडियम है, इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ करके आए वैसे पढ़ा है 281। ये जो इसकी आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें से निकल जाए तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8। इलेक्ट्रॉन निकल के अलग हो गया इसमें से। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताएं कि भाई इसमें कितनी शेल है और इसमें कितनी शेल है? इसमें कितनी शेल है? 1 2 3। इसमें कितनी शेल है? 2। शेल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज। अगर शेल डिक्रीज हो जाएंगी तो आयनिक रेडियस ऑफ एन कैटायन कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैटायन टू दैट पॉइंट अप टू विच इट शोज एन अट्रैक्शन और इंटरेक्शन विद एनायन। और एक कैटायन एनायन अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, कैटायन एनायन के साथ एग्जिस्ट करेगा, एनायन कैटायन के साथ एग्जिस्ट करेगा, दोनों अलग अलग नहीं होते। राइट? मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई जो कैटायन बना, उस कैटायन का जो साइज होता है वो उसके फादर से या मतलब कह लो आपकी मर्जी, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखो बोलते नहीं, अपने विश्वास ही नहीं आता। छोटा, क्योंकि इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल। तो
तो बेटा साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम समझ गए, जिससे वो बना। ये जो साइज है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z/E के। पहले लिखें फिर पूरी बात समझाता हूं। जे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं बच्चों। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z/E। Z/E। Z इज एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन्स। तो बेटा इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 2, 8, 1। तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो चेंज होते हैं। इसमें भी 11 प्रोटॉन, इसमें भी 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ इसमें एक, बाकी प्रोटॉन तो सेम है। तो बेटा Z इसके लिए कितना? 11। इसके लिए भी Z कितना? 11। इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितने? 11, 2, 8, 1। इसके लिए बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। दोनों के लिए Z/E निकालिए। इसके लिए Z/E कितना आ गया? Z/E 11/11 जो बोर्ड पे हो नोटबुक पे। इसके लिए बताइए Z/E। रिदम सो रहा है, बोलो 11/10 1.1। तो भाई बताइए साइज, जब आप उसको टेक्निकली, एक तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया भाई इसमें 3 शेल, इसमें 2 शेल, ठीक है। तो शेल कम हो गई तो साइज छोटा हो गया। लेकिन क्यों छोटा हो गया इसका रीजन बता रहे हैं। तो क्या कहें, बिकॉज इसमें Z/E की वैल्यू कितनी? इसके लिए Z/E की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/1। और इसके लिए Z/E की वैल्यू कितनी? 1/1.1। तो ये 1.1 जब हो जाएगा बच्चे तो उससे क्या हो जाएगा? Z/E की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। Have you got this point or not? किसी बच्चे को दोबारा एक्सप्लेन करवाना है? जिन बच्चों के पास समझ में आ गया बताइए। आगे सबको समझ। अब बात कर लेते हैं अनायन की। किसकी बात कर लेते हैं? कैटायन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। लार्जर द वैल्यू, की पॉइंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ कैटायन। स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ कैटायन। एक लिखा Na, एक लिखा Na पॉजिटिव, एक लिखा Na2 पॉजिटिव, एक लिखा Na4 पॉजिटिव, एक लिखा Na3 पॉजिटिव। बताओ भाई सबसे बड़ा साइज किसका और सबसे छोटा साइज किसका? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। बोलो सबसे छोटा साइज किसका? Na4 पॉजिटिव। इसके बाद किसका नंबर लिख रहे हैं? इसके बाद और सबसे बड़ा साइज किसका? Na। Have you got this point? Have you got this point? Yes, sir. अब बात करते हैं बेटा एनायन की। जरा एनायन पे आ जाइए। इसे हटा रहा हूं। एनायन कैसे बनते हैं? एनायन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये है Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो? पुराने वाला 287। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? और शेल चेंज नहीं हुई। बात फंस जाती है अगर मैं आपको Z/E ना बताता, क्योंकि नंबर ऑफ शेल दोनों में सेम है। तो आप कहेंगे सर दोनों में शेल सेम तो साइज सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें Z की वैल्यू बताएं। Z की वैल्यू 287 यानी 70। इलेक्ट्रॉन भी कितने? 70।
जेड इसमें बताएं, मैंने कहा जेड चेंज नहीं होते, प्रोटॉन चेंज नहीं होते इलेक्ट्रॉन लेने देने से, वो न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में लिए जाते हैं। तो इसमें जेड 17 और भाई इसमें बताइए ई कितना 85। अब इसके लिए जेड बाई ई निकालता हूँ 1 आएगा, इसके लिए जेड बाई ई निकालता हूँ बच्चे तो कितना आ जाएगा 17/18। अरे 1 तो नहीं आएगा, 1 से कम आएगा, 0.9 समथिंग कुछ आ जाएगा, मैंने लिखा 0.98 ऐसे रफली लिख दिया समझाने के लिए। अब बताइए साइज किस पर डिपेंड करता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/Z। तो भाई इसमें ये इसमें तो आएगा 1/1 और इसमें क्या आएगा 1/0.98। तो साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 1 को 1 से डिवाइड किया और 1 को 0.98 से डिवाइड किया, तो 1 को 0.98 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं आएगी, आएगी ना। तो क्या लिखे बेटा इसमें, क्या समझे, लिखिए इसके नीचे साइज ऑफ एन आयन is smaller, size of an ion is larger than parent atom, P-A-R-E-N-T, parent atom. Size of an ion is larger than parent atom because Z by E, ये देखो Z by E ये रखो, Z by E और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे कह दीजिए decreases Z by E और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases। Z by E लिखा बोर्ड पे, Z by E और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z by E और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases। एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है। की पॉइंट, larger the size on an ion, larger the size of an ion if it has large negative charge, larger the size of an ion if it has large negative charge। तो बेटा पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं फिर आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने Cl minus, Cl2 minus, Cl3 minus, Cl10 minus, Cl9 minus, Cl8 minus। बताइए सबसे छोटा साइज किसका, उसके बाद फिर Cl8 minus, फिर आई थिंक ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई। नीट का बड़ा छोटा सा क्वेश्चन और आंसर दे दीजिए I पॉजिटिव I नेगेटिव। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा, I पॉजिटिव, फिर कौन आएगा और फिर कौन आएगा। तो कंसेप्ट आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है बेटा।